48,330 करोड़ रुपीस, ये था पेटीएम का वैल्यूएशन। इसमें से लगभग 20 to 25,000 करोड़ रुपीस वेर वाइप्ड आउट इन लास्ट 5 to 10 डेज। 761 रुपीस पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज 450 के लेवल्स पर गिर चुका है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का पोस्टर बॉय है पेटीएम, और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक टावरिंग पर्सनैलिटी है इसका फाउंडर विजय शेखर शर्मा। With the RBI's crackdown on Paytm, a lot of Indian founders and Indian startup ecosystem have felt remorse। उनको दुख हुआ है और वो ट्राई कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि Paytm सस्टेन करे। लेकिन अगर आप RBI की जगह होते और ये 6 चीजें देखते तो क्या आप Paytm पेमेंट्स बैंक को माफ करते? नंबर 1, 31 lakh accounts out of 35 lakh accounts of Paytm wallet are inoperative. Number 2, one PAN is linked to hundreds or thousands of accounts. Number 3, lakhs of accounts have pending KYC verification. Number 4, false compliance reports have been submitted time and again to the RBI by Paytm Payments Bank. Number 5, anti-money laundering KYC conditions have been violated time and again by Paytm. Number 6, financial and non-financial businesses have been mingled with each other, which is against the conditions of a payments bank license. Stay till the end of this video and let us analyze together कि Paytm के साथ हुआ क्या, उसके रीजंस क्या थे और Paytm का ये इम्पैक्ट इंडियन इकोसिस्टम पे कैसे पड़ने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर लीजिए। 30 करोड़ वॉलेट, 3 करोड़ बैंक अकाउंट्स, 160 crores UPI transactions in a single month and 80 lakh फास्टैग्स, ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का विस्तार। लेकिन कहा गया है कि चद्दर में अगर एक छेद भी हो जाता है तो धीरे धीरे चद्दर एकदम बेकार हो जाती है। पेटीएम की चद्दर में तो बहुत सारे छेद हो गए थे। इस कहानी को 3 भाग में समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, विच इज हिस्ट्री। नंबर 2, क्यों हुआ, विच आर रीजंस। एंड नंबर 3, क्या होने वाला है, दैट इज इम्पैक्ट। 31 जन 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे एक बड़ा क्रैकडाउन अनाउंस कर दिया और बोला कि आफ्टर February 29 देयर कुड बी नो डिपॉजिट्स, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, नो वॉलेट टॉपअप्स, नो बिल पेमेंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये इमीडिएटली नहीं हुआ है। 2015 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई का इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिलता है। 2016 में डिमोनेटाइजेशन होता है। 2017 में एक एक्चुअल लाइसेंस पेटीएम पेमेंट बैंक को मिलता है और वो अपने ऑपरेशंस चालू करते हैं। इसके सिर्फ 1 साल के बाद आरबीआई फर्स्ट स्ट्राइक करती है ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक बाय सेइंग दैट 2 of its conditions have not been met. Number 1 is day end balance maintenance and number 2 is KYC updations and KYC maintenance processes. ये था फर्स्ट क्रैकडाउन। इसके करीब 3 साल के बाद पेटीएम गेट्स इस शेड्यूल्ड बैंक कैटेगरी ऑफ लाइसेंस। 2021 में दूसरा क्रैकडाउन आरबीआई करती है और बोलती है कि अभी तक वायोलेशंस जारी है। देयर हैव बीन सम केवाईसी वायोलेशंस, देयर हैव बीन सम वायोलेशंस इन सबमिटिंग द राइट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस 1 करोड़ का पेनल्टी फिर से 2021 में पेटीएम पे लगाया जाता है। ये था दूसरा क्रैकडाउन। तीसरा क्रैकडाउन सिर्फ 6 महीने बाद होता है जब मार्च 2022 में आरबीआई बोलती है कि अभी तक वायोलेशंस पेंडिंग है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एक एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। आरबीआई बोलती है 4 चीज़ों में लैप्सेस है। नंबर 1 इज साइबर सिक्योरिटी लैप्सेस, नंबर 2 इज टेक्नोलॉजी लैप्सेस, नंबर 3 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस ऑफ केवाईसीज आर नॉट फॉलोड, एंड नंबर 4 देयर इज मिंगलिंग बिटवीन बैंकिंग एंटिटी विच इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड अदर एंटिटीज विच आर नॉन बैंकिंग एंटिटीज अंडर द रूफ ऑफ 197 कम्युनिकेशंस विच इज पेटीएम का होल्डिंग कंपनी। तो ये चारों रीजन के कारण एक ऑडिट मंगवाया जाता है। ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्ट्राइक होता है अक्टूबर 2023 में जब आरबीआई पेटीएम को 5.39 करोड़ का पेनल्टी लगाता है ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग वायलेशंस, वंस अगेन मेजरली ऑन अकाउंट ऑफ केवाईसी। पांचवा और आखिरी क्रैकडाउन होता है जनवरी 2024 में, जिसकी हमने बात की। लेकिन और एक क्रैकडाउन जनवरी 2024 में हुआ जिसमें एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने ये बोला गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग्स भी सेल नहीं कर सकते।
हिस्ट्री तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं कि ऐसा क्रैकडाउन हुआ क्यों। नंबर 1 इज नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड अदर एंटिटीज बाय 197 कम्युनिकेशंस एंड नंबर 2 इज एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल्स। नंबर 1 पे बात करते हैं। यूजर्स से दैट देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पेटीएम पेमेंट बैंक का प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ पेटीएम। ये सारे एक रूप में एक ऐप इंटरफेस में भेजे जाते हैं जिससे यूजर्स को कंफ्यूजन होता है। FY 2019 में यूजर कंज्यूमर कंप्लेंट्स वेर 11,000 अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक्स विच इंक्रीज टू 66,000 इन FY 23, जिसमें से मेजर कंप्लेंट्स ये थे कि यूजर्स कंफ्यूज रहते थे कि कौन सा प्रोडक्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक का है और कौन सा प्रोडक्ट पेटीएम का है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर आपको यूज करना है तो आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना है, आपको अपने फंड्स एक्सेस करने हैं, आपको लॉग इन करना है, हैपन्स टू ओनली वन इंटरफेस विच इज पेटीएम्स मास्टर ऐप इंटरफेस। इससे यूजर्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था। हालांकि लेट 2023 में पेटीएम ने यह ट्राई किया कि वो क्लियरली दिखाए इन इट्स ऐप कि कौन सा डिलीवरेबल पेमेंट्स बैंक का है और कौन सा प्रोडक्ट पेमेंट्स बैंक का नहीं है, बट दिस वाज नॉट मच यूजफुल टू द यूजर्स बिकॉज एक इनहेरेंट माइंडसेट ऐसा था कि यूजर को एक पेटीएम इकोसिस्टम दिखाया जाए और उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक स्मॉल फैसिलिटेटर है। अल्टीमेटली पेटीएम को क्या करना था, पेटीएम को ये स्मॉल लाइसेंस लेके, मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस लेके अल्टीमेटली एक स्मॉल बैंक का लाइसेंस लेना था और अल्टीमेटली एक बड़े बैंक का लाइसेंस लेना था। हेंस उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की, पेटीएम के वन ऑफ द प्रोडक्ट्स की तरीके से दिखाना चाहा, जिससे आरबीआई को और कस्टमर्स को प्रॉब्लम था। आरबीआई को ये इंटरमिंगलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में एक और प्रॉब्लम था। पेटीएम एक प्रोडक्ट बेचता था, नॉट पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम एक प्रोडक्ट बेचता था जिसको बोलते हैं पेटीएम पोस्टपेड। इसमें पेटीएम बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट में कस्टमर्स को लोन्स देता था। मतलब 4 लाख कस्टमर्स को 4 करोड़ तक के लोन्स दिए गए थ्रू पेटीएम पोस्टपेड, जिसमें कस्टमर को बोला जाता था बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर। मतलब अभी के लिए आपको 20,000 तक का लोन मिलेगा एट 0% इंटरेस्ट फॉर 30 डेज, और वो 30 दिन में अगर आप चुकता कर देते हो तो आपको उस पर कोई ब्याज भरना नहीं पड़ेगा। आउट ऑफ 10 कस्टमर्स ऑफ पेटीएम पोस्टपेड 4 कस्टमर्स ये लोन लेते थे। ये बहुत सारा है, मतलब बहुत बड़ा बेस है। एंड ऑन दिस बेस देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेलिंक्वेंसी। मतलब ये कस्टमर्स अगर पैसा वापस नहीं देंगे तो अल्टीमेटली पेटीएम पोस्टपेड टूट जाएगा, पेटीएम टूट जाएगा और पेटीएम का एंटर इकोसिस्टम टूटेगा, जिससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी इंपैक्ट होगा। आरबीआई को यह भी खटकता था कि पेमेंट्स बैंक का काम क्या होता है। पेमेंट्स बैंक कभी लोन्स नहीं दे सकते, वो 2 लाख तक का डिपॉजिट ले सकते हैं पर लोन्स नहीं दे सकते। तो पेटीएम क्या कर रहा था, पेमेंट बैंक के थ्रू लोन्स नहीं दे रहा था, लेकिन पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू लोन्स दे रहा था। सो दिस इज वंस अगेन वेरी इंटरफियरिंग विच ईच अदर, और ऐप फिर से सेम ही था। इस रीजन से आरबीआई को सबसे पहले प्रॉब्लम होता था बाय मिंगलिंग ऑफ बिजनेसेस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड अदर पेटीएम अकाउंट्स। एंड नंबर 2 रीजन वाज वेरी क्लियर, इट वाज एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल। जैसे हमारी बात हुई, अगर एक पैन नंबर आप 100 अकाउंट से लिंक कर दोगे, 1000 अकाउंट से लिंक कर दोगे, क्या होने वाला है। अगर लैक्स ऑफ केवाईसीज आर पेंडिंग, केवाईसीज प्रॉपर नहीं होने हुए हैं, क्या होने वाला है। अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस फॉलो नहीं हुए, देन डेफिनेटली crores of rupees can be swambled through this non-KYC accounts with each other. This presents a financial threat to the country and a lot of depositors and other people who use Paytm or maybe not be using Paytm services. And RBI is responsible for taking care of financial health of depositors at large and India in particular. And as a consequence, RBI ने Paytm payments bank पे crackdown किया and it wanted to withdraw the license, I think. But ये first step है कि सारे activities suspend कर दिए and maybe after this the license of Paytm payment bank may be withdrawn. हिस्ट्री हमने समझ लिया, रीजंस फॉर क्रैकडाउन समझ लिया, समझते हैं हाँ मेरे और आप पे इसका इंपैक्ट कैसे होगा। 5 पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो हम एक मर्चेंट के थ्रू करते हैं थ्रू पेटीएम, ये ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट होने वाले हैं। There are around 5.39 crore merchants who have their transactions, who have their QR codes belonging to Paytm. अभी होने क्या वाला है, Paytm has 13% मार्केट शेयर, मतलब बिग मार्केट शेयर है। होने ये वाला है कि Paytm का जो वर्चुअल पेमेंट एडमिन है, मतलब आपका जो यूपीआई एड्रेस है उसमें @OKHDFC बैंक, @SBI, @Paytm ऐसा कुछ होगा। तो @Paytm वाले सारे एड्रेसेस यूज नहीं होने वाले हैं। मतलब होगा क्या कि अगर आप कहीं एक मर्चेंट के पास जाते हो और कुछ खरीदते हैं, उसका जो QR है वो @Paytm से लिंक्ड है, उसको ये चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करने में पेटीएम उसके साथ बहुत सारे कन्वर्सेशंस करेगा और उसको शायद एक दूसरी बैंक का @वाला पेमेंट एडमिन देगा। ये देने के लिए मर्चेंट शायद ओपन नहीं होने वाले। मर्चेंट्स मे वांट टू शिफ्ट टू अदर सर्विसेज लाइक रेजर पे, भारत पे, गूगल पे, फोन पे एंड अ लॉट अदर सर्विसेज। तो पेटीएम को ऑन द मर्चेंट बैंकिंग साइड ये लॉस होने वाला है।
अभी कस्टमर से को क्या प्रॉब्लम होगा, कस्टमर जिसको पैसा देना है मर्चेंट को, दैट पैसा इज रूटेड थ्रू अ नोडल अकाउंट। मतलब एक कस्टमर है, एक मर्चेंट है और बीच में एक नोडल अकाउंट है जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक मैनेज करता था, जिससे कस्टमर से पैसा निकल कर थ्रू दैट क्यूआर कोड निकल कर मर्चेंट को भेजा जा सके। ये नोडल अकाउंट अब ऑपरेट नहीं हो सकता। सो इफ द पेटीएम वांट्स टू हैव दिस प्रोसेस सीमलेस, उसको कोई और बैंक लाना पड़ेगा which can maintain this nodal account so that whatever funds customers give on the QR code reaches to the merchant। ये प्रोसेस में तो महीने लग जाते हैं और पेटीएम के पास सिर्फ 1 महीना है। मतलब लॉजिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेटीएम टू bring a third party like an ICICI bank or a Yes bank to open nodal accounts between the customers and the merchants. Number 3, around 3,000 to 4,000 crores are there with Paytm in terms of deposits by users in wallets or in the payment bank। लोग बहुत ही अफरा तफरी मचा देंगे और लोग ये पैसा निकालने का ट्राई करेंगे इन द कमिंग मंथ। तो पेटीएम को अपने लिक्विड असेट्स ध्यान से मैनेज करने होंगे सो दैट इट कैन ऑनर द कमिटमेंट्स ऑफ ऑल दोज पीपल हु कम एंड आस्क मनी फ्रॉम इट। नंबर 4, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अगर एक टीवी लिया है, फ्रिज लिया है, तो उसके ईएमआई का सर्विसिंग पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू करते होंगे। आफ्टर 1 मार्च ये सर्विसिंग नहीं हो पाएगा। मतलब उनको जिस पर्सन से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने क्रोमा से लोन लिया है तो क्रोमा को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा डेबिट अकाउंट चेंज कर दे, आज तक वो पेटीएम पेमेंट्स था, अब एचडीएफसी बैंक में से मेरा ईएमआई काट लेना। अगर वो नहीं हुआ तो वो जो लोन है वो ईएमआई हो जाएगा। तो जिसने लोन लिया है एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू सर्विस कर रहे हैं उसको प्रॉब्लम होने वाला है। दिस वाज पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 विच इज द लास्ट पॉइंट इज रिटेल इन्वेस्टर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज। जिन लोगों ने पेटीएम के आईपीओ के टाइम पे 2000, 2100, 1350 इन लेवल्स पे पैसा इन्वेस्ट किया था, उनकी बहुत सारी वेल्थ तो ऑलरेडी चली गई है, अभी और भी शायद जा सकती है। पेटीएम ने ऐसा बोला है इन द कमिंग ईयर एनुअली उनको 500 to 600 करोड़ का इंपैक्ट होने वाला है ऑन एबिटा विच इज ऑलरेडी नेगेटिव। पेटीएम हैज एन एबिटा नेगेटिव ऑफ 176 इन द लास्ट ईयर। ये ऑलरेडी और नेगेटिव होगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स के वेल्थ को डेफिनेटली इंपैक्ट करने वाला है। पेमेंट बैंक का मॉडल शायद सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल था ही नहीं, इसलिए 11 एंटिटीज जिनको 2015 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया उसमें से 5 एंटिटीज ने तो रिटर्न कर दिया था इंक्लूडिंग सन फार्मा। लेकिन पेटीएम ने वो पेमेंट बैंक का मॉडल रखा और शायद उस मॉडल के थ्रू अपना बहुत सारा इनडायरेक्ट सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्रोडक्ट करने का ट्राई किया। उन्होंने ट्राई किया कि ये मॉडल के टॉप पे बैठ के उससे कुछ स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिलता है या लार्जर बैंक का लाइसेंस मिलता है तो वो लिया जाए और अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाया जाए। शायद पेटीएम यहाँ ही गलती कर गया। पेटीएम ने अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से मैनेज किए होते, मिंगलिंग ऑफ बिजनेसेस ना किया होता, यूजर्स को अच्छे से अवेयर रखते, यूजर्स की कस्टमर्स प्रॉब्लम्स को अच्छे से एड्रेस करते, तो शायद पेटीएम को ये दिन देखना नहीं पड़ता। पेटीएम के साथ एक स्टोरी हो रहा है, बायजूस के साथ दूसरा स्टोरी होता है। ये दोनों पोस्टर बॉयज थे ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये हमें एक चीज़ सिखाता है कि ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको हर एक कॉस्ट पे ग्रोथ करना है, ये ठीक नहीं है। ग्रोथ शुड ऑलवेज बी सस्टेनेबल, ग्रोथ शुड ऑलवेज बी फ्यूल्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉट जस्ट बाय लॉसेस। मुझे और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपनी को बहुत बड़ा बना देते हैं अपने मन में, या अगर कोई इंसान को बहुत बड़ा बना देते हैं अपने मन में, तो वो सिर्फ उसका टॉप लाइन देख के ना करें, उसका बॉटम लाइन, उसका मिडियम लाइन एंड उसका ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी, उसका माइंडसेट, उसके ऑपरेशंस को एनालाइज करके उस बिजनेस या ये उस पर्सन को हम भगवान माने, हम गॉड सिंड्रोम के शिकार ना बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और अवेयरनेस क्रिएट करने वाला लग रहा है तो अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो फैला दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू फैला दीजिए। मैं आपके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूं, डेफिनेटली उसका फायदा उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।